किसी कीमत पर नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन दी जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। किसानों के जय जय की बातें हमारे देश में सदियों से होती रही हैं। जब भी किसानों की बातें होती हैं तब तब सियासतदान किसानों के हितैषी बनने लगते हैं। लेकिन इसी देश में पूरी 1 सदी और 2 दशक लग जाते हैं किसानों के अधिकार से जुड़े एक कानून को बदलने में। 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल की जगह 2014 की पहली तारीख से नया कानून लागू हुआ था, लेकिन अब उस कानून में भी बदलाव को लेकर बवाल मचा है और अधिग्रहण बनाम अधिकार की जंग सियासतदान सदन में लड़ रहे हैं किसानों के साथ तमाम नाइंसाफियों के नाम पर। लेकिन क्या वाकई अपनी जमीन से बेदखल किए गए लोगों के लिए इंसाफ और अधिकार की गूंज उतनी ही ठोस और मौलिक है जैसा कि दावा किया जा रहा है, या ये लोकप्रियतावाद के भेष में वही पुराना हथकंडा है जिसके दम पर जमीनों के असली मालिकों को देखते ही देखते वंचित और भूमिहीन और विस्थापित बना दिया जाता रहा है। हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन दी जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। सवाल है कि अधिग्रहण बनाम अधिकार की इस लड़ाई में कौन किसके साथ है और किसानों के साथ कौन है, क्योंकि इस तरह की लड़ाई पहले भी देखी जाती रही सदन में और सियासी तौर पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम सबसे पहले देख लेते हैं मौजूदा हालात क्या हैं और लड़ाई किस कदर सदन से सड़क तक लड़ी जा रही है, क्योंकि अन्ना हजारे भी जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं। किसी कीमत पर नहीं करने वाले। They will not do. रंजन चौधरी हल्ले में नहीं होता। संसद में जमीन की जंग कुछ इस तरह लड़ी जा रही है। विपक्ष के भारी विरोध और वॉकआउट के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए और विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने लगे। सभी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भूमि अधिग्रहण कानून में नए संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करते दिखे। जो पूंजीपति हैं उनके पक्ष में। अब ये पता नहीं कि किसान के पास है क्या, खेती के अलावा क्या है। हमने भी किसान की जमीन अधिग्रहण की है तो उनकी सहमति से हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीन दी जाएगी तो किसान की सहमति से किसान को पूछा जाएगा क्या कीमत लोगे, क्या तुम्हें सौदा देगी। हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज और कई काम किए तो किसानों की जमीन ली तो किसानों की सहमति। एक तरफ किसानों की जमीन की जंग सदन में लड़ी जाती रही तो सड़क पर अन्ना हजारे ने मोर्चा संभाला। दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर धरने पर बैठे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को मंच पर आने से रोककर अन्ना ने साफ संदेश दे दिया कि ये जंग सियासी नहीं है। हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले। They will not do. रंजन चौधरी हल्ले में नहीं होता। भूमि अधिग्रहण के विरोध के सुर बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने बुलंद किए और अन्ना के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है और हम लोग साथ हैं। और पूरे देश के गांव में रहने वाले लोग जो बेदखल होंगे अपनी जमीन से, जिनकी जीविका जाएगी। नीतीश कुमार ने इसे काला कानून बताते हुए बिहार में इस कानून को नहीं लागू करने का ऐलान कर दिया। इस पूरा जो कानून बना है 2013 से, उससे उसकी आत्मा निकाल ली गई और फिर एक तरफा जमीन को जब चाहे सरकार ले सकती है। तो ये काला कानून है और इस कानून का सख्त विरोध होना चाहिए। और जो शुरुआत अलग अलग जगहों पर अलग अलग दलों ने पहले से कर रखा है, पूरे अध्यादेश के हम लोग खिलाफ हैं और हमारी मांग है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। और बिहार जैसे राज्य में तो हम इस प्रकार के किसी अध्यादेश को मानने के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। जो कानून है पहले का वो बहुत ही ठीक है और उसके माध्यम से ही लोगों की भलाई हो सकती है।
फिलहाल जमीन की जंग में किसानों के साथ कौन है कहना मुश्किल है, लेकिन इस बहाने सियासतदान एक बार फिर से सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। तो बीजेपी फिलहाल विरोध को देखते हुए बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसानों के सुझाव के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पटना से चंदन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भूमि अधिग्रहण पर इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं, बीजेपी की तरफ से निहोरा प्रसाद यादव हैं, जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर अजय कुमार झा हैं हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर, और राजेंद्र सिंह हैं भाकपा की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सबका। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, शुरू करें उससे पहले ज़रूर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी भूमि अधिग्रहण को लेकर कहा जाता है कि गलत तरीके से बताया जा रहा है या फिर अपने अपने हिसाब से बताया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान जो कानून लाया गया था उसमें क्या है, और 2014 में जो अध्यादेश लाया गया और जो विधेयक पेश किया गया उसमें क्या है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में किसी भी गांव में जमीन अधिग्रहित करना है तो निजी कंपनियों के लिए गांव के 80% किसानों की सहमति अनिवार्य है। पीपी प्रोजेक्ट के लिए ये 20% थी। अब सवाल है कि अध्यादेश 2014 में कैसे बदला गया। निजी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा में 80% किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म कर दिया गया। पीपीपी प्रोजेक्ट में भी ये खत्म कर दिया गया, सीधे वो उस प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया। सहमति की जरूरत नहीं है, इसका विरोध हो रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में क्या था? सिंचित और बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, ये प्रावधान था भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में। अध्यादेश में क्या है? सिंचित भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा जरूरत पड़ने पर। इस अध्यादेश में जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया और जो विधेयक के रूप में पेश किया गया है, 2013 में अधिग्रहित भूमि पर अगर 5 साल में उपयोग नहीं हुआ तो भूमि फिर से किसानों को वापस मिलेगी या नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है 2013 में। लेकिन 2014 में जो अध्यादेश लाया गया और जो बिल है उसमें ये भी प्रावधान खत्म कर दिया गया। कोई अनिवार्य नहीं है कि अगर 5 साल में उपयोग नहीं हुआ तो किसानों को वापस दिया जाए ही। नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की अनिवार्यता से भी इसमें मुक्ति कर दे दी गई है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इसका आकलन करने के बाद ही अधिग्रहण होगा। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा अध्यादेश जो लाया गया, सामाजिक आकलन करने का बंधन भी खत्म कर दिया गया। तमाम जो विरोध हैं इन्हीं मुद्दों पर है। मुआवजा राशि कोर्ट में जमा होने पर ही अधिग्रहण मान्य होगा, ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में। लेकिन अध्यादेश में भी सीधे सीधे परिभाषा बदल दी गई और कहा गया कि कलेक्टर या सरकारी कोषालय में भी राशि जमा की जाने पर अधिग्रहण मान्य होगा। 2013 में पुराने भूमि अधिग्रहण में भी नए नियमों के तहत मुआवजा देना होगा, लेकिन 2014 में पुराने भूमि अधिग्रहण में पुराने कानून के हिसाब से ही मुआवजा दे होगा, यानी कि जो पहले भूमि अधिग्रहण में पिस चुके हैं किसान उनके लिए भी कोई राहत नहीं। अधिग्रहण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी 2013 में, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा विरोध है कि अधिग्रहण को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, 2014 में जो अध्यादेश लाया गया जो बिल के तौर पर है जिसका विरोध हो रहा है, उसमें कहा गया है कि कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो अगर कानूनी अनदेखी करते हैं कोई अधिकारी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत सरकार से लेनी पड़ेगी। ये तमाम चीजें हैं। हम सबसे पहले अजय जी आपके पास आऊंगा मैं। क्या एक जानकार के नाते आपको भी लग रहा है कि 2013 में, हालांकि उसमें भी कई ऐसे प्रस्ताव थे जिसे लेकर एक राय नहीं बन पा रही थी, लेकिन क्या 2013 बनाम 2014 को अगर देखें अध्यादेश को, आपको लगता है कि किसान विरोधी वाकई है या फिर सियासी विरोध नफे के लिए है, सियासी नफा के लिए है? मैं शुद्ध तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल यहाँ राजनीति हो रही है। अगर आप देखिए तो देश का विकास अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, खास करके जो विरोध जहां हो रहा है उनके एजेंडे से लगता है कि बाहर हो गया इस विषय पर। चूंकि सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना आवश्यक है कि आखिर इतना हंगामा किस बात को लेकर के हो रहा है। चूंकि आज तक 1894 का कानून ही इस देश में चलता रहा था, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो लोग करते थे और करते रहे थे और होता रहा था। ये हमारे यहाँ ये जब 2013 में इस तरह की बात हुई, उसमें संशोधन करने की बात हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लाया गया जिसके कारण 80% जो आप बता रहे हैं कि कंसेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह, कोर्ट में उनका परमिशन, उसका नतीजा हम लोगों को देखने को मिला कि
विकास की गति को काफ़ी गहराई से इसने अफेक्ट किया। इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगने बंद होने लगे या उनकी बहुत सारी उसके और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक ये पहलू भी बना कि हम लोग विकास करने में पिछड़ने लगे। अब देखिए, अब इशू क्या है, किसान। अब किसान का जो मसला है, किसान क्या मतलब इस देश का किसान को क्या उसको विकास नहीं चाहिए? और किसान का क्या मतलब है? किसान अगर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है तो सबसे पहले कंफ्यूजन हमारे यहाँ इस बात को लेकर के है कि इंडस्ट्री जो है वह पूंजीपतियों का एक सेक्शन है, वही चलाता है। और इंडस्ट्री सिर्फ पूंजीपति चलाते हैं, वही उसे मुनाफा कमाते हैं, वही खाते हैं और वही मौज मस्ती करते हैं। जबकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देती है। और आपको पता होना चाहिए, हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ करीब 60% वर्कफोर्स जो है, ये अकेला कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री या जो डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है, जहां इतने बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा वर्कफोर्स लगा हुआ है। किसी भी सूरत में कोई भी कंट्री एफोर्ड नहीं कर सकता है इतनी बड़ी जनसंख्या को एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाए रखने के लिए। माफी के साथ, लेकिन क्या ठीक है, विकास बनाम किसान की लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन जिन मुद्दों पर विरोध है, क्या वो मुद्दा आपको लग रहा है कि विरोध लायक है और वाकई विरोध होना चाहिए? इन मुद्दों को, इन प्रस्तावों को हटाया जाना चाहिए। जैसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, आप अगर अधिग्रहण में कोई अनदेखी ज़ाहिर होती ही है, कानूनी अनदेखी, तो आप उसके लिए कार्रवाई करेंगे सीधे तौर पर तो सरकार से इजाज़त लीजिए। सीधे बिना सहमति के ही आप कह देंगे कि राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में क्या होता है आप भी बेहतर जानते हैं। पीपीपी प्रोजेक्ट में भी बहुत कुछ होता है, सिंचित भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। जिन मुद्दों को लेकर विरोध हो रहा है, क्या वो मुद्दा विरोध लायक आपको नजर आता है? नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है, इसलिए कि जिन बातों को लेकर के विरोध हो रहा है वो सिर्फ पॉपुलिज्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर 5 लोगों का अगर समूह होता है, उस 5 लोग में सारे लोग किसी बात से सहमत हो जाएं, ये तो होता नहीं है आम जिंदगी में। जहां 80% किसानों की सहमति नहीं हो पाएगी, वहां विकास का कोई काम बढ़ेगा नहीं, तो वहां इंडस्ट्री नहीं लगेगी, वहां बहुत सारी चीजें नहीं होगी, तो हम लोग तो फिर विरोध किन मुद्दों पर है और जो तर्क दे रहे हैं अजय जी? सुमित जी, अजय जी के बात से बिल्कुल असहमत हैं। पता नहीं अजय जी खेतिहर हैं कि नहीं, किसान हैं कि नहीं, या तो इन जो कानून ऑर्डिनेंस लाए गए हैं उनका अध्ययन सही मायने में, हालांकि आपने बहुत तरीके से बात को रखा है, गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा। देखिए, किसानों डेवलपमेंट का मतलब उद्योग लगाना ही मात्र नहीं है। देश में 70% किसान जो खेती पर निर्भर करते हैं, उनके जमीन जो जीवन से जुड़ा हुआ है, जबरदस्ती उन लोगों के लिए लेने के लिए अजय भाई मैं बता दूं कि जो प्रावधान उसमें किए गए हैं उद्योग ही नहीं है, कारपोरेट घराने के लिए, सिटी स्टेट सिटी क्या है बनाने के लिए, यानी कई लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनसे देश का विकास का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बात और बताते हैं कि 2013 में कानून बने, भारतीय जनता पार्टी के अभी जो स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, उनकी ही अध्यक्षता में कमेटी बनी थी इस कानून को बनाने का, राय देने का, मशविरा देने का। उनकी अध्यक्षता वाली ही कमेटी ने राय दी और उस राय के आधार पर यूपीए सरकार ने कानून 2013 में पास किया। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद तत्काल ही अध्यादेश लाकर उस कानून में बदलाव करना, यह तो देश के किसानों के बीजेपी से सवाल लेता हूं, बीजेपी से सवाल लेता हूं, काला कानून है, आत्महत्या करने पर विवश किया जा रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। काला कानून आपको अगर नजर आ रहा है, अभी आप भी बीजेपी के साथ केंद्र में रह चुके हैं, आपने कभी पहल की 1894 के कानून को बदलने की? आपकी तरफ से कितनी बार पहल की गई? मुझको कह रहे हैं? जी सर। नहीं, हम बीजेपी के सरकार के साथ रहे हैं, लेकिन नियत उस समय वाजपेयी जी का वह नहीं था जो जिस नियत से आज ये ऑर्डिनेंस लाया गया। किसानों के देखिए कई सवाल इसमें है। बदलने की पहल आपकी तरफ से कितनी बार हुई? नियत जरा देख लीजिए सर, उस कानून को बदलने की पहल
मुझे जो बस इतना मोदी बता जी के दीजिए। नेतृत्व में सरकार चल रही मैं है, बीजेपी से सवाल इस लेता हूं, सरकार मैं की बीजेपी की नीयत तरफ से- क्या है? नहीं ठीक उस है, नीयत पर को आप सरकार की, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे जाए। हम भी कुछ बोलना चाहेंगे जी, आपने कितनी बार पहल की, और काला कानून अगर आज है तो काला कानून तो 120 साल तक था, 1894 से लेकर 2013 में एक बदलाव की बात होने लगी, लेकिन 120 साल तक ये काला कानून ही रहा। राजनीतिक तौर पर आपने कितनी बार पहल की है? देखिए, इसके खिलाफ उस समय भी आंदोलन चलते रहे हैं, और कई किसानों का आंदोलन, बड़ा से बड़ा आंदोलन चले, और यही कारण है कि उन आंदोलनों के चलते सरकार ने तय की नहीं। सर, आपके रोल की बात मैं कर रहा हूं, आपके रोल की बात कर रहा हूं। आपका रोल क्या है? मैं एक ही बात कहा, जेडीयू का रोल क्या जो था? मोदी जी के पहले एनडीए की सरकार थी, एनडीए की आप बात बोल रहे हैं, हाँ। वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनकी नीयत किसानों के भलाई के लिए था, किसानों के हक को मैं इस कानून की सिर्फ बात कर रहा हूं सर, इस कानून की बात कर रहा हूं। आपकी कभी पहल ऐसा नहीं थी, विवाद उस काल में नहीं हुआ, क्योंकि इसे एक व्यापक तौर पर बदलने की कवायद नहीं हुई। देखिए जी, एक बात हम लोग समझने की भूल कर रहे हैं। जब हम किसान की बात कर रहे हैं तो ये मान करके चल रहे हैं कि सारे किसान जो हैं गरीब हैं, और जो उसमें इंडस्ट्री लगेगा वो कैपिटलिस्ट जो हैं सिर्फ अपने लिए करेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। किसान का अर्थ हम लोगों को इस बात से भी समझना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, कितने एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास जमीन है, कितने एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास जमीन है। ये जो जमीन है उन किसानों के हैं जो खुद ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वहां गरीबों का हक मार रहे हैं, वहां उन लोगों का जमीन ज्यादा, उन लोगों का जमीन ज्यादा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। उसमें स्मॉल होल्डिंग्स जिनके पास हैं, बस वैसे कितने लोग हैं, उनके कुछ जमीन जाएंगे। 70% जब हम एग्रीकल्चर किसान की बात कर रहे हैं तो सारे 70% किसान के जमीन वहां नहीं चले जाने वाले। जवाब देता हूं इसका, राजेंद्र जी। जो इंडस्ट्री लगने वाले हैं, कुछ क्या ये नहीं लगने तर्क वाले। आपको सही लग रहा है? क्रूर, जुल्मी, जालिम और खूंखार ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने लगातार 200 सालों तक यहाँ राज किया, और अपने हित में 1894 ईस्वी में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना, उसके खिलाफ लगातार हमारी पार्टी और वामपंथ की पार्टियां लगातार संघर्ष करती रही। जमीन जोतने वालों को मिलना चाहिए, जमीन की आवश्यकता उनको है जो बेजमीन है। इस तरह की लड़ाई लगातार हम लोगों ने किया है, इतिहास गवाह है जी। 1970 में किया, 1970 के पहले किया। अब ये जो संशोधन हुए उसमें 2013 में, क्या ये सहज और सरल बड़े आसान तरीके से संशोधन हो गए? इस संशोधन के पीछे किसानों का रक्त इस धरती पर गिरा है। इस धरती को रक्त रंजित किया है किसानों ने, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे सिंगूर में हो, चाहे बुद्धनगर दिल्ली में हो जी। इन तमाम जगहों पे किसानों ने संघर्ष किया है, और 1 दर्जन से ज़्यादा किसान मरे, उनकी हत्या हुई। तब 2013 में आकर ये संशोधन हुआ। किसानों का देश है, हरित क्रांति का देश। मौजूदा विधेयक को लेकर क्या आपका विरोध है? मौजूदा विधेयक वही तो हम कह रहे हैं, दैट आई एम टेलिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। मौजूदा विधेयक को कॉर्पोरेट पक्षी और बड़े धन कुबेर पक्षी से बनाया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर, उद्योग के नाम पर क्या है? उसमें कहा गया कि उद्योग जहां खड़ा किया जाएगा तो वहां के किसानों से 80% से सहमति लेनी होगी, और बाजार भाव से 10 टाइम्स मोर वो दाम दिया जाएगा, ये कहा गया। और जनहित में जो होगा उसमें 70% किसानों से सहमति ली जाएगी, और 4 टाइम्स बाजार भाव से 4 गुना ज़्यादा दाम दिया जाएगा। आपने ठीक ही कहा, आपने इस बात का उल्लेख किया कि कुछ कंडीशंस और भी रखे गए, जैसे बहुफैसला जमीन है वो जमीन नहीं ली जाएगी। तो आपको लगता है कि 2013 का जो कानून है वो कारगर है पूरी तरह से, और 2014 का अध्यादेश बिल्कुल कारगर है, पूरी तरह किसान विरोधी है? बिल्कुल कारगर है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, काला कानून है। जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के नाम पर विरोधी पक्ष को सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए। किसानों की कीमत पर विकास है क्योंकि किसानों की लाश पर विकास, ये विकास। इनके जो राजनीतिक तवे चढ़ते थे वो तवे चढ़ने अब बंद। लेकिन विकास कैसा? किसानों की कीमत पर किसान खेती करेंगे और बच्चे रोजगार करेंगे। किसानों के लाश पर खेती करेंगे और बच्चे रोजगार करेंगे। आपकी राजनीतिक दुकान बंद होगी। जमीन रहेगी तब तो, जमीन रहेगी तभी तो इंडस्ट्री खड़ा नहीं जाएंगे, आप उनसे पूछने नहीं जाएंगे। इनकी राजनीति नहीं चलेगी क्योंकि उसी 80% में ये राजनीति करते थे और उस 80% के साथ हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं। 80% को खत्म कर रहे हैं आप। हम 4 गुना मुआवजा भी दे रहे हैं। 80% को खत्म कर रहे हैं। नहीं खत्म कर रहे हैं, नहीं खत्म देंगे तब इनकी राजनीति को खत्म कर रहे हैं। ये विकास के साथ जो राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति चर्चा जारी है, चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, चर्चा जारी है, कई और पहलुओं के साथ जल्द लौटते हैं। हम किसी की मदद नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन ली जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। हम किसी की मदद नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन ली जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। जी हां, अधिग्रहण बनाम अधिकार। सवाल है कि अधिकार, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ कौन रहा है, और अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो अब तक किसानों को अधिकार मिल क्यों नहीं पाया है पिछले 120 सालों से? क्योंकि 1894 में कानून बना और उसके बाद इसमें बदलाव करने में 120 साल लग गए, और उस बदलाव के बाद फिर बदलाव हो रहा है तो बवाल मचा हुआ है। सवाल है कि ये ज़मीन की जंग असली है नकली, और इस जंग की आवाज़ में क्या किसानों की हक की आवाज़ कहीं गुम हो जा रही है? संजय जी, बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी के पास सफाई क्या है? देखिए, कोर्ट में आप चुनौती कह रहे हैं कि नहीं देंगे हम, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुआवजे को लेकर भी आप कह रहे हैं कि कलेक्टर में जमा कर देंगे, कलेक्टर के पास जमा कर देंगे, हो जाएगा, अधिग्रहण हो जाएगा। सिंचित भूमि का अधिग्रहण कर लेंगे आप, सहमति जरूरी नहीं है। किसानों के बारे में ठीक है, विकास हम किसानों की बात कर रहे हैं, इस देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित को हम सर्वोपरि मान रहे हैं। सीधे तौर पे ये 1.25 अरब जो जनता है, इस जनता के हित की चिंता तो हम करेंगे। यदि सबका साथ सबका विकास का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है तो फिर उसके विकास की अवधारणा को भी तो तय करेंगे, सब कुछ तय करेंगे ना। मूलभूत समस्या है भारत में रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये 1.25 अरब लोगों को खिलाने की भी चिंता करनी है। जो समाजवादियों का कांग्रेसीकरण हो गया है, जिन लोगों ने केवल विरोध को अपना पेशा बना लिया है कि विरोध करने के लिए सत्ता में रहते हैं तो उनकी दूसरी धारा रहती है। आज केवल भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया है तो उसका विरोध करना है। हमारी इच्छा शक्ति को देखिए, हमारी इच्छा शक्ति को देखिए सुमित जी, हमारी इच्छा शक्ति जान लीजिए कि जैसे ही ये भूमि अधिग्रहण बिल आया उसके बाद हमने तुरंत कमेटी का भी गठन किया कि यदि कोई सुझाव आते हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई हल्ला नहीं, ये हल्ला कर रहे हैं, ये मुद्दे रखे, इनको मुद्दों से मतलब नहीं, इनको कैसे राजनीति इनकी चलती रहे, कैसे राजनीतिक दुकान इनकी चलती रहे। जी 2013 में तो लेकिन आपकी राय ली गई थी, आपकी सहमति थी, स्टैंडिंग कमेटी जो थी इनके पार्टी के बिल्कुल सुमित्रा महाजन जी तो आपकी सहमति से 2013 बना, तो उस समय क्यों नहीं इन क्लॉज को लगाने की आपने सिफारिश की? जिस जनता ने हमको इस बहुमत में दिया है तो उसका पूरा ख्याल करने के लिए हम उसको पूरी तरह से अच्छे तौर पे लाए हैं, और उससे खेती करेगा किसान और किसान के बच्चे भी नौकरी करेंगे। किसान विपक्ष के नाते आप, अगर आपको ऐतराज था कि 2013 का जो बिल है, जो कानून है, वो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, रोकवाते, उस पर हंगामा करते, सहमति आपने क्यों दी थी? नहीं, हम इनकी तरह राजनीति नहीं कर रहे थे, हम देश का विकास चाहते थे, जिस गति से आगे बढ़ रहे थे। आज जब हमारे हाथ में बागडोर मिली है तो उसमें और ऐड करके और विकसित परंपरा को लागू कर रहे हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, हम कहीं से राजनीति नहीं करना चाहते, हम सबको अन्न, सबको काम देने का वादा कर रहे हैं। दर्शकों को समझा दीजिए कैसे किसानों के हित में है ये विकास। ठीक है आप करेंगे, लेकिन किसानों के हित में कैसे है? अरे इंडस्ट्री खड़ा होगी, उसमें
लोग रोजगार करेंगे तो किसानों के हित में कैसे नहीं है? हम केवल इतना ही किए हैं, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि इनकी राजनीतिक दुकान हमने बंद कराई है। जिन लोगों के साथ मिलके ये लगातार कभी कहीं आंदोलन खड़ा कर देना, तुरंत एक तरफ हम महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ दुनिया की दौड़ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये छोटे छोटे मुद्दे अन्ना हजारे की आप कभी तारीफ करते थे संजय जी, बीजेपी कभी तारीफ करती थी। अन्ना हजारे आज आपको कह रहे हैं अंग्रेजों से आपकी तुलना की है। देखिए, मैं अन्ना हजारे जी पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए वो तो सियासत से अलग है ना। मैं अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया, मैं पार्टी की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। मैं सीधा जानता हूं कि पार्टी ने तय किया है, यदि कोई समस्या है तो मिल बैठकर सुलझाएंगे, कम से कम भ्रम जाल फैलाने का काम नहीं करेंगे। हमारे विरोधी आज भ्रम जाल फैला रहे हैं। को छोड़ दीजिए, आपके सहयोगी पार्टी शिवसेना भी साथ नहीं दे रही है। नहीं तो हम बात करेंगे। हमारी कमेटी आज बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने सतपाल मलिक जी के नेतृत्व में, हुकुमदेव बाबू के नेतृत्व में कमेटी तैयार की है और उसमें कोई कमेटी के फैसलों की समीक्षा के लिए नई कमेटी, फिर उस कमेटी के फैसलों की समीक्षा के लिए नई कमेटी। ये देश जानता है। हम राष्ट्र को सर्वोपरि कल भी रखे थे और आज भी रखेंगे। राजेंद्र जी, राष्ट्र को सर्वोपरि राष्ट्र हित की बात हो रही है, आप क्यों लगे हैं पीछे? संघर्ष में अगर कोई भी समूह और तबका विप्लव किया है, संघर्ष में शामिल हुआ है, वो है किसान। और किसानों ने संघर्ष कर देश को आजादी दिलाई। उस समय का जमाना का नारा देखिए कि जो अन्न वस्त्र उपज जाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं राजेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि परिस्थितियां बदली हैं, लोग अब फेसबुक, ट्विटर, जनरेशन बदल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसी लहजे में उन्होंने कहा, जहां वामपंथी हुकूमत है, एक एक धूर जमीन जमींदारों से छीन कर और गरीब लोगों को, किसानों को दिया गया, ये कोई छिपी हुई बात है, ये तो दास्तान है। इसीलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसीलिए किसानों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। पश्चिम बंगाल में दिया, वो छोड़िए बात, आप सब रहिएगा। वो आप सोच रहे हैं कि ये गलतफहमी में आप किसानों की रहनुमाई करते हैं आप। लेकिन क्या आप नीतीश कुमार के स्टैंड को अप्रिशिएट करते हैं राजेंद्र जी? बिल्कुल, हम तो क्या नीतीश कुमार से आप पूछेंगे? उनकी आलोचना की जब बंदोपाध्याय साहब को लाया गया और भूमि सुधार कानून को फोर्सफुली लागू किया जाए, तो एक्सपेक्टेशन मेरे से लोग लाल झंडा के सिपाहियों को, किसानों को, मजदूरों को ये भरोसा पैदा हुआ। लेकिन क्या इससे सियासत हो रही है? आप सियासत सिर्फ कोई सियासत नहीं है, बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है किसानों का। इस सवाल को लेकर ये सुलगता हुआ सवाल किसान का है, किसानों के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सवाल बिहार में भी बहुत अरसे से है, किसानों से जुड़ा हुआ और यहाँ की जमीन से जुड़ा हुआ। यहाँ जितने विवाद हुए हैं जमीन को लेकर आप भी जानते होंगे। क्या इस मसले पर नीतीश जी से आप सवाल नहीं पूछेंगे? निश्चित तौर पर पूछेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक समय वो था जब बंदोपाध्याय साहब की सिफारिशाही, और आज समय है ये कि नीतीश बाबू इस 2013 के कानून के पक्षधर है, इसलिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार में अगर यह अध्यादेश लागू नहीं भी होता है, हाँ। लेकिन बिहार में क्या नए सिरे से जमीन को लेकर, जमीन अधिग्रहण को लेकर आप भी आंकड़ा जानते हैं बेहतर, क्या पहल करने की जरूरत नहीं, और क्या ये पहल हो पाई है अब तक? बिल्कुल, ये पहल हो रही है और हमारे द्वारा तो हो रही है। इधर हाल के 1 वर्ष पहले हम लोगों ने अनेक जगहों पर जमीन को बांटने का काम किया, झंडा गाड़ने का काम किया। आपने क्या सर? सरकार की बात मैं कह रहा हूं। सरकार की बात करते हैं तो सरकार तो ये जितनी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां, वो किसी न किसी बल के हित में सोचती है, उसके पक्ष में है सारी पार्टियां। ये हम वर्किंग, ये सारी पूंजीवादी पार्टियां, वामपंथी पार्टियों को छोड़कर जो किसानों, मजदूरों, दौलत पैदा करने, जेडीयू भी दौलत, यस, समाजवादी जो कहते हैं खुद को, समाजवादी भले ही कहें वो, लेकिन निवरा जी इनका इंटरेस्ट वही है, ये उसी आप भी तो वही हैं, सियासत भले ही करते हैं कि अगर उनकी तरफ से कुछ कमजोरी है तो आप, लेकिन अच्छी थिंकिंग आती है तो अच्छा थिंकिंग। निवरा जी, लेकिन अपनी तरफ से पहल तो नहीं हो पा रही है। हम ये कह रहे हैं ना, मैं समझिए कि देश के 70% लोगों की आवाज़ हम उठाते हैं तो कहा जाता है कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चेहरा नरेंद्र मोदी जी का बना है
वो चेहरा बड़े घरानों के पक्षधर का चेहरा इस देश में बना है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देश के जितने लोग हैं वह बोल रहे हैं। और किसान विरोधी चेहरा है, सिर्फ भूमि अधिग्रहण का मसला नहीं है। चुनाव के दरमियान किसानों के राहत के लिए कई घोषणाएं की थी और कहा कि किसानों को हम नुकसान की खेती नहीं होने देंगे, जो उत्पादन लागत होगा उसमें 50% जोड़कर हम पैसा देंगे। मुकर गए उन चीज़ों से। कई ऐसे मसले हैं। और भूमि, मैं वही सवाल करता हूं कि बिहार को लेकर मेरा सवाल है। ठीक है, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या पहल हुई बिहार में? क्या चीज़ का क्या पहल हुआ? लैंड बैंक आप बनाने की बात आप जोर शोर से करते रहे। बिहार में जो जमीन को लेकर एक अजीब सी परिस्थिति बनी हुई है। नहीं, लैंड बैंक बनाने की योजना और चकबंदी की योजना वो मरा नहीं है। हमारे यहाँ सारे पहलुओं पर काम चल रहे हैं। 10 सालों से काम चल रहे हैं। 10 सालों से ज्यादा हो गए काम चल ही रहे हैं। 10 सालों से नहीं, बीजेपी के लोग थे तो कैसे करते? 10 सालों से घोषणा। देखिए, एक बात सच्चाई है, कई मायने हैं। ये बात सही राजेंद्र राव बोल रहे हैं कि बीजेपी के रहते कई मसलों पर निर्णय करना भी कठिन हो। आपको किसने कहा था इतने सालों तक रहने के लिए? आप पहले हट जाते? आप पहले हट जाते? आपको समय पर हट गए? नहीं तो समय पर हटे तो हम लागू कर दीजिए। जब समय तब तक यानी किसानों के साथ आपने भेदभाव किया। समय जब हुआ, लगा कि अब नहीं निभेगा, बिहार का ही मसला नहीं है, अब देश का मसला हो गया, तो हम हट गए। नहीं तो बिहार नहीं, आप बताइए 7.5 साल तक यानी बिहार में किसानों के साथ, बिहार में जो जमीन से 7.5 साल तक बेदखल हुए हैं उनके साथ आप नाइंसाफी करते रहे। ध्यान दीजिए, 7.5 साल तक बिहार के किसानों के लिए, और अभी भी जितने बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, किसी ने नहीं किया है। चाहे हर मोर्चे पर किसानों का कैसे उत्पादन बढ़े, किसानों का कैसे सिंचाई हो, किसानों को कैसे लाभ कर उत्पादन मिले, ये सारे मसले। एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी की वजह से हम कर नहीं पाए, एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया। सारे नहीं, जो वाइटल बिंदु था किसानों के, बीजेपी ने कहां रोका आपको? अब उन चीजों पर चर्चा करना उचित नहीं है। बीजेपी ने तो इतना रोका कि चिल्लाना शुरू किया। बताइए, बिल्कुल सच्चाई बताइए। ठाकुर जी से जाकर पूछ लीजिएगा, जिस कमीशन लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, माइक लेकर और जुलूस लेकर, तो राजेंद्र जी खुद विरोध कर रहे हैं, जो राजेंद्र जी प्रशंसा कर रहे हैं, बंदोपाध्याय वाले मामले की बात चर्चा आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर कीजिए, हम चाहते हैं कि सच्चाई आए दर्शकों के सामने और यही अधिकार की लड़ाई असल में लड़ कर रहा है। चर्चा करें। जहां तक बिहार का सवाल है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, शायद ही कोई राज्य, कोई प्रदेश किसानों के हितों के लिए, चाहे डीजल सब्सिडी हो, चाहे किसानों का सिंचाई हो, चाहे फसल बीमा हो, चाहे औजारों लैंड बैंक, चकबंदी जैसी चीजें क्यों नहीं पाई? बस मुझे इतना, सारे चीजों पर निहोरा जी बाकी सारी चीजें रोड मैप किसी राज्य ने बनाया, मैं वही पूछना चाह रहा हूं बिहार के राज्य ने बाकी चीजें हो गई, लेकिन जो भूमि सुधार को लेकर नीतियां हैं, जो भूमि सुधार को लेकर जो पहल है, वो नहीं हो पाई, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बाकी चीजें हो गई। नहीं, देखिए, सारे मसले हैं, चकबंदी का मसले हैं, जो भूमि बैंक के मसले हैं, आई कार्ड जो देने की बात है, भूमि जमीन का जो जांच का है, यह भी प्रधान नीतीश जी ने किया। वही तो सवाल है कि आप सारे चल रहे हैं, सारे मसले, आप एक तरफ खामियां उठा रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में ऐसी परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, उसे लेकर आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे। कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। तो 10 सालों में कुछ भारत की सरकार, देखिए, भारत की सरकार 50 रुपया दिया, हम 300 रुपया सब्सिडी दिया। सब्सिडी कहते हैं दिया। सर, मैं भूमि सुधार पर आता हूं, मैं सिर्फ भूमि सुधार पर रहूंगा। अजय जी, क्या आपको लगता है? भूमि अधिग्रहण पर आइए। मैं दोनों पर आता हूं सर। मसला देखिए, मसला सबसे अहम सवाल अभी भूमि अधिग्रहण है। बिल्कुल, आपकी सहूलियत के हिसाब से है, आपकी सियासी सहूलियत के हिसाब से हमारे नहीं, किसानों की सहूलियत के हिसाब से, नहीं, किसानों की सहूलियत के हिसाब से हमारे सहूलियत नहीं, भूमि सुधार भी किसानों की सहूलियत, और जो उन मजदूरों मुझको एक बात जो जमीन से बेदखल है, उनके लिए भी सहूलियत भरी ये बातें हैं। अजय जी, क्या इन मुद्दों पर, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उससे पहले सिर्फ राजनीति ही होती रही है? विकास चाहिए, किसानों के हित चाहिए, एक धड़ा बन चुका है, जब ये बातें उछलेंगी अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान की राजनीति होगी?
नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के हित की बात के कोई परहेज नहीं करेगा, कोई उसका विरोध भी नहीं करेगा, लेकिन आप इसे इस तरीके से करें जिससे किसानों का विकास भी हो और किसानों के जो बच्चे हैं और बाकी लोगों के जो बच्चे हैं या जो लोग भी हैं हमारे यहाँ सबों का विकास हो। अब देखिए, मैं मौलिक कुछ बातों को उठाना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ निहोरा भाई से भी और लोगों से भी, कि एक बात हमें समझिए कि आखिर इस देश में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है कि उसके पास जीवन यापन के कितने रास्ते हैं। 3 सेक्टर्स हैं जिससे जीवन यापन किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। एग्रीकल्चर सेक्टर, हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा देश है बड़े देशों में जहां 58 से 60% लोग कृषि पर आधारित हैं। चीन, जिसकी हिमायत यहां पर बहुत लोग करेंगे, वहां भी 33% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर आधारित नहीं है, वहां भी 33% ही लोग हैं। बाकी लोग, जबकि वहां लैंड मास हमारा हमसे बहुत बड़ा है। अमेरिका, वहां भी, अमेरिका को तो लोग पूंजीपति के नाम से वहां गाली दे सकते हैं, लेकिन हम लैंड की अगर बात करते हैं तो इन सब राज्यों में, इन सब देशों में हमसे ज्यादा लैंड है। रूस, हमसे ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बावजूद इसके, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, और वहां एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों का जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों का जीवन यापन जो है वो काफी कम, 33% चीन में है, 7% रूस में है और 1% अमेरिका में है, जबकि हमारे यहाँ 60% लोग एग्रीकल्चर पर आधारित है। तो ये नहीं चलेगा, ये बाकी दिन नहीं चलेगा। हमारे यहाँ टोटल जीडीपी का 13% ही इसलिए तो कहा जा रहा है कि किसानों की सहमति के बिना कैसे आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई एक रास्ता, एक कोई नक्शा बनाना पड़ेगा जिससे कि अन्य रास्तों से भी रोजगार उत्पन्न हो सके। तो सरकार में जो भी आती है वो उद्योगपति पूंजीपतियों के साथ, उद्योगपति, ये तो एक गाली है, एक तो अच्छा जुमला है, लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेरा कहना है आरोप लगाते हैं उद्योगपति, और जो जिन उद्योगपतियों की बात करते हैं आप, मैं ऐसा नहीं कि मैं उद्योगपतियों के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ, मैं एग्रीकल्चर, मैं यहाँ पर रोजगार के विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल यही है कि रोजगार के विषय में सोचें, किसान का बेटा जरूर आगे पढ़ना चाहेगा, रोजगार करना चाहेगा, लेकिन कहेंगे कि रोजगार की शर्त पर क्या किसानों के साथ मौजूदा हालात में अन्याय हो, ये भी सवाल है। उस पर तो रास्ता बना सकते हैं हम लोग ना, बीच का रास्ता होना क्या चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन ली जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन ली जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। तो लगातार अधिग्रहण को लेकर मुद्दा उठा है। अध्यादेश अब विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश हो चुका है और इसे लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सदन में लगातार लड़ाई लड़ने का दावा किया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, फिर से किसानों के हक में, लेकिन वही किसान जो हजारों की संख्या में आत्महत्या करते हैं, जिनके पक्ष में लड़ाई आज से नहीं अरसों से लड़ी जा रही है सियासतदानों की तरफ से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सवाल है क्यों? निहोरा जी, सवाल है कि अगर आप, ठीक है, तमाम मुद्दों पर विरोध है, कुछ प्रस्ताव पर विरोध है, आपको एक आम सहमति बनाई जा सकती है। अभी तो लोकसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा में जाएगा, कहाँ कानून के रूप में, ठीक, कहाँ अभी बीजेपी करेगी? आप आइए चर्चा कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अध्यादेश लाकर जो लागू किया, सबसे बड़ा विरोध जो संसदीय प्रणाली है उसकी हत्या की गई। और आम सहमति का सवाल तब उठता है जब आप विधेयक अध्यादेश लागू नहीं करते। आपकी नीयत कहीं ना कहीं बिल्कुल संसदीय तानाशाही का है, आपका बहुमत है, लोकसभा में आप चाहते हैं कि प्रस्ताव रख के हम पास करा लें। सबसे अहम सवाल, मैं अजय भाई कई मुद्दों की चर्चा की, उस पर हम उठाना चाहते हैं। हम लोग भी उद्योग के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि देश में जो उद्योग लगे थे वो बंद हो पड़े हैं, कई दर्जनों बंद पड़े हैं, हजारों बंद पड़े हैं। उन उद्योगों का रिवाइवल के लिए सरकार को पहले पहल करना चाहिए था, और जो उससे बेरोजगार हो गए हैं
उद्योग बंद हो गए, स्वाभाविक है। देखिए कई तरह के कानून है, ये करना चाहिए था, यह न करके नए तरीके से किसानों के जमीन जो आपने कहा लेने की जो कोशिश जबरदस्ती बगैर उसकी इच्छा के बगैर सारे कानूनों को लेने का प्रयास आपने किया। एक बात और हम कहना चाहते हैं, बिहार में क्या गया, चीनी मिल बंद पड़ी थी, आपने किया नहीं। एक सुन, इन्होंने कहा कि रोजगार मिलेगा, किन लोगों को रोजगार मिलेगा? मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, मैं पढ़ा हूं बहुत करीबी से, और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात भी मैंने सुना है। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, वह देश के जो श्रमिक वर्ग है उसको शोषण करने का सबसे बड़ा जरिया है। और रोजगार किसको मिलेगा? उद्योग की बात करते हैं, जो श्रम करता है, श्रम कौन करता है? गरीब लोग करता है। क्या मिलेगा? आप तो उसमें नियम बना दिया है कि 8 घंटा नहीं, हम 10 घंटा आपके तर्कों को लेकर सवाल पूछा गया, 12 घंटा काम कराएंगे। अच्छा, नेहरा भाई ने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करके और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ मोदी जी के, नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ इस विधेयक पर कुछ बोलने के लिए बैठा हूँ। और ये विधेयक, मेरा मानना है कि ये विधेयक रोजगार में वृद्धि करेगा और लोगों की बढ़ती आबादी को रोजगार दे पाएगा, वो उन्हें उनके पेट भर पाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। उद्योग जो बंद है उसका क्या होगा? नहीं, सुनिए, मैं ये मान रहा हूँ, मैं इसका कभी विरोध नहीं कर सकता हूँ कि जो उद्योग बंद हैं उसे बंद ही रहने दिए जाए और बाकी जो जगहों पर सरकार कर रही है उसको पहले। मैंने ऐसा कहा भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा अगर आपको समझ आया है तो मुझे लगता है कि वो वक्त कम है, इसलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने उद्योग बंद पड़े हैं उसके लिए तो सरकार प्रयत्नशील है या नहीं है, ये उसे अपनी ओर से देखना है। वो देखे, वो देखना उसका कर्तव्य है। लेकिन ठीक है, मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। नेहरा जी, आपने सवाल उठाया, ठीक है, बीजेपी पर भी सवाल ये उठता है, जेडीयू पर भी सवाल उठेगा, नीतीश जी पर भी सवाल उठेगा। आप भी यहाँ पर बंद पड़े कई उद्योग हैं, आपने क्या किया उसके लिए? नेहरा जी, नेहरा जी बताएंगे इस पर। नहीं, देखिए, जो बंद पड़े उद्योग हैं उसको एक तो कई भारत सरकार का विंग है, यहाँ जो उद्योग बंद है भारत सरकार को पहल करना चाहिए। और बिहार में भारत सरकार को पहल करना चाहिए। आप डेयरी एंड चले जाइए, किसका है? आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, किसका है? जमुई चले जाइए, किसका है? फर्टिलाइजर किसका है? अब देखिए, एक नहीं, उन मुद्दों क्या काम कर रहे हैं? अरे जो सही बात है, काम कर रहे हैं जिन बिहार अपनी बात बताए, बिहार सिर्फ आपसे पूछा गया, दर्जनों ऐसे उद्योग बिहार में भी है जो सब भारत सरकार के तहत है। यानी बिहार सरकार के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ करने के लिए सब कुछ भारत सरकार करेगी। तो आप मुझे बता दीजिए सर, आपने कितने उद्योगों को रिवाइव किया? बिहार सरकार का तो आपने बताइए मुझे। चीनी उद्योग को नए सिरे से चालू किए जा रहे हैं। कब किए जा रहे हैं? कब मुझे बता दीजिए कितनी मिलें चालू हुई हैं? कई मिलें सुगौली, ये सब मिलें चालू हुए हैं। अब सर कई मिलें सुगौली, कई मिलों को बेच। एक दर्शक का कमेंट आया था सर, मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि जब सवाल मैं पूछता हूं तो आपके जवाब ऐसे आते हैं जो शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे जाने चाहिए और नंबर मिलने चाहिए उसमें 10 में से कितने मार्क्स, मैं उसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं। लेकिन खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आखिरी पड़ाव है, बीजेपी के जिन मुद्दों को लेकर विरोध हो रहा है, जिस अध्यादेश के मुद्दों को लेकर, अजय जी, अधिग्रहण को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, आप सहमत हैं? नहीं, इस पर तो विषय, इस पर बात होनी चाहिए। मेरा एक ही चीज मानना है कि बहस होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और उसमें विरोधी बहस से पहले ही अध्यादेश लाना क्या आपको गलत नहीं लग रहा है? बहस की गुंजाइश अगर आप छोड़ ही नहीं रहे हैं, अध्यादेश लाकर आपने थोप दिया है। अब अध्यादेश कहाँ रहा? अब तो विधेयक आ गया। ठीक है, लेकिन आप इतनी हड़बड़ी में थे, अध्यादेश तो ठीक है 6 महीने में आपको लाना ही होगा। उस पर क्या बहस करना है? बहस तो करना है विधेयक पर, वो तो बातें बीत गई। अब जो मामले सामने है उस पर हम लोगों को बात करना है ना। विरोधी पार्टियां आए और रास्ता बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं और इस तरीके से विकास हो सकता है, वो रास्ता दे। और उस पर अगर सरकार अगर अड़ियल रुख अपनाती है तो फिर कोई दूसरा रास्ता आप सोचिए, लेकिन आप रास्ता ही निकलता रहा है सर इस देश में। 120 सालों से किसानों के लिए रास्ता ही निकलता रहा है और विडंबना देखिए कि 120 साल पुराना कानून बदलने में 120 साल लगे। वक्त कम है सर, माफी चाहता हूँ, यही बहस खत्म करेंगे। लेकिन रास्ता निकालिए, यही चाहते हैं किसान भी, लेकिन रास्ता शायद
किसानों के लिए तब निकले जब कुछ और संख्या में किसान आत्महत्या करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। हम किसी कीमत पर नहीं करने वाले। किसानों से बातचीत तो करेंगे। कोई भी जमीन दी जाएगी तो किसान की सहमति। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस सवाल को उठाकर बैठ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है।